देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मलाडपुरा के एसआरए फ्लैट विवाद में नया अपडेट। राजकुमार पांडे के आरोपों पर राजेश पांडे ने रखा अपना पक्ष। मुंबई। पिछले दिनों मलाडपुरा के वार्ड क्रमांक 43 स्थित शांताराव तालाब जानू कंपाउंड जानू भोय नगर में ओमकार बिल्डर द्वारा बनाए गए सारे बिल्डिंग में रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच फ्लैट को लेकर विवाद सामने आया था। इस इमारत में रहने वाले राजकुमार हरिप्रसाद पांडे और राजेश हरिप्रसाद पांडे के बीच एसआरए फ्लैट के अधिकार को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। राजकुमार हरिप्रसाद पांडे ने सोशल मीडिया पत्रकार राजेश हरिप्रसाद पांडे पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके आधार पर उन्होंने कुरार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस शिकायत पर राजेश हरिप्रसाद पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के बाद राजेश पांडे ने दिंडोशी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 19 जनवरी की तारीख सुनवाई के लिए तय की है। इससे पहले राजकुमार पांडे ने कई मुद्दों को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद मिश्रा के कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राजेश पांडे पर आरोप लगाए थे। इसी मामले में जब हमारी टीम ने राजेश हरिप्रसाद पांडे से संपर्क किया तो उन्होंने मेट्रो दिनांक पर अपना पक्ष रखते हुए अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। राजेश पांडे जी, आपका मेट्रो दिनांक चैनल में और जस्टिस 24 में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन जी। मैं कुछ पिछले दिन एक न्यूज चलाया था जिसमें कि विनोद मिश्रा जी और जो आपका पारिवारिक विवाद चल रहा है राजेश पांडे और राजकुमार पांडे के लेकर कॉन्फ्रेंस हुआ जी। कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने कुछ सवाल उन लोगों ने पत्रकारों ने सामूहिक रूप से किया था, जिसमें मैंने भी कुछ सवाल किए थे, उसका मैंने रिलीज किया था। उसको मैंने दिखाया था। उसके बाद आपका बाइट लेना के लिए मैंने आपको टाइमिंग मांगा, जिस तरह से आपको मेरे भी वहाँ समय का अभाव था, आपसे भी समय का एक दूसरे से मेल नहीं हो पाया, जिस वजह से आज मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आप कब से पांडे आप मेट्रो दिनांक पर आपने मेरी न्यूज़ चलाने के लिए जो आप यहाँ पर आए हो, थोड़ा लेट ही हुआ है पर सही हुआ है, क्योंकि एक पक्ष जनता ने देखा है, दूसरा पक्ष मेरा जनता को देखना बहुत ज़रूरी था। मेरा जन्म 14/4/79 के गोविंद नगर हॉस्पिटल में हुआ है, जो मलाड में ही है। मलाड पश्चिम हाईवे के उस पार आप गोविंद नगर हॉस्पिटल जानते हो, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। तो वहीं पे मेरा जन्म हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात कि मेरा जन्म मेरी माँ गीता देवी हरिप्रसाद पांडे, जो मेरे पिता थे हरिप्रसाद ज्वाला प्रसाद पांडे, इनके माध्यम से हुआ है। उसका रिकॉर्ड आप गोविंद नगर हॉस्पिटल में जो भी कोई मुझे फर्जी बोलना चाहता है या जो भी मुझे फर्जी घोषित करना चाह रहा है, वो स्वयं घोषित व्यक्ति को मैं कहना चाहूँगा कि मेरी पैदाइश महानगर पालिका के अस्पताल में हुई है। अगला सवाल। अच्छा पांडे जी, आपके पास इसका कोई प्रूफ है? जैसे जन्म होता है तो जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है या कुछ ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स? जी, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे थे। मेरे पिता 2004 में जब एक्सपायर हुए, उनके पहले की एक घटना है कि हमारे पास जब मेरी माता जी एक्सपायर हुई, जब मैं छोटा था, और कई वर्षों से मेरे पिताजी अलग मतलब अकेले रहते थे हमें, और मेरे घर के पास में ही जो अनुसया सखाराम कोंडे, जिनको मेरी माँ बताया जाता है और उनसे मुझे जोड़ा जाता है, वो मेरे पड़ोसी थे। और मेरी माता जी का जो निधन हुआ है, वो आपको मैं बताना चाहूँगा, सभी जो मुंबई के दर्शक, जो मेट्रो दिनांक के दर्शक और जो देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि मेरी माता जी का देहांत मेरे बचपन में जलने की वजह से हुआ और उनकी वजह से उनकी मौत हो गई। और जब मौत के समय पर हमारे पड़ोसी अनुसया सखाराम कोंडे परिवार रहते थे, मोरे परिवार रहते थे, उपाध्याय परिवार रहते थे, बहुत सारे परिवार रहते थे, एक वरुणकर परिवार रहते थे, वो मिलिट्री में थे। ये सारे हमारे पड़ोसी रहते थे। एक यादव परिवार थे जो दूध की डेयरी चलाते थे। उन सभी के चाल के मालिक हम थे। पांडे प्लास्टिक चाल हमारे पिताजी की थी। हमारे चाल में वो सारे लोग रहते थे। और जब रहते थे तो जब मेरी माता का ऐसा घटना हुआ तो सारे लोग 4 दिन तक अस्पताल में वहाँ पर थे। जब मेरी माता का अंतिम समय आया तो मेरी माँ ने, गीता देवी हरिप्रसाद पांडे ने, जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उस माँ को मतलब अनुसया सखाराम कोंडे से वादा लिया कि मुझे वचन दो कि मेरे 2 बेटे हैं। एक मेरी बड़ी बहन थी सुनीता राजेश पांडे, जिसका जन्म भी गोविंद नगर में हुआ है, जिसकी शिक्षण महानगर पालिका में स्कूल में। आगे का जो शिक्षण है वो मलाड वेस्ट की जो मलाड वेस्ट में जो मलाड वेस्ट में महानगर पालिका के स्कूल में हुआ है। और इतना होने के बाद भी मेरे माँ, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो मेरी गीता देवी माँ ने वचन लिया कि इन मेरे बच्चों को तुम पढ़ाओगी, लिखाओगी, बड़ा करोगी, ये मुझे वादा करो।
वो वादा निभा रही मेरी अनुसया सखाराम कोंडे, जिसे मेरी माँ बताया जा रहा है। मैंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है इस मामले में। पुलिस ने मेरी माँ, जिसके घर में मैं रहता हूँ, वो अनुसया सखाराम कोंडे का स्टेटमेंट लिया हुआ है। इस पूरे स्टेटमेंट में हमने पुलिस को अपना पूरा पक्ष रखा है। मेरे बचपन से लेकर अभी तक की स्टोरी सारी बताई है। मैंने उनको सारे कागजात दिए हैं, पर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको ये इतने सारे, प्लस आप टेबल पे देख रहे हो, इतने सारे पुरावे होने के बावजूद जिस नेता ने कॉन्फ्रेंस लिया था, उस नेता के कारण मुझ पर पुलिस ने दबाव में आकर, खुद पुलिस का स्टेटमेंट है जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं उपलब्ध नहीं करा सकता आपको क्योंकि कॉन्फिडेंटली है। उस नेता ने बड़े बड़े मंत्रियों को फ़ोन कर करके रात के 1:30 बजे मुझ पर फर्जी एफआईआर किया। मुझ पर आरोप लगाया कि राजकुमार पांडे और राजेश पांडे एक ही है। ऐसा मैंने कहा। राजकुमार पांडे मेरा कोई नहीं लगता। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि मेरे पिता हरिप्रसाद ज्वाला प्रसाद पांडे, हमारे घर पे काम करने वाली महिला थी जिसका नाम गीता देवी था। वो हमारे माता के निधन के बाद कई वर्षों के बाद हमारे यहाँ पे आई थी और हमारे घर में काम करती थी, मतलब काम नौकरानी थी। कौन, मतलब गीता देवी हरिप्रसाद पांडे, जिसे कहा जाता है अब राज्यपाल हरिप्रसाद की पत्नी जिसे कहा जाता है। मतलब मेरे आज भी वो उनके वही बताना चाह रहा हूँ मैं। पूरी स्टोरी आप सुनेंगे तो बाद में क्वेश्चन करिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा, है ना, आप स्वतंत्र हैं। गीता देवी शीला देवी हमारे घर में काम करती थी और काम करते वक्त हमारे आसपास के लोगों ने हमारे पिताजी से कहा था, जब हम छोटे थे, कि ये औरत आपके घर पे क्यों रहती है। तो मेरे पिताजी ने कहा था, ये हमारे भाई की औरत है और यहाँ पे डॉक्टर, मतलब दवाई करने आई है। हाँ, मेरे पिताजी के 4 भाई, उसमें से 2 भाई गांव में रहते थे हमेशा, जब मेरे पिताजी थे तब की बात कर रहा हूँ। 2 भाई गांव में रहते थे, 2 भाई यहाँ रहते, जिसमें मेरे एक पिताजी और एक केला बेचते थे जो हमारे भाई पिताजी से छोटे थे। 2 भाई यहाँ, 2 भाई गाँव। अमेठी में उनका गाँव था और हम कभी बचपन में गाँव नहीं गए। आपको खुली तौर पर बताना चाहता हूँ कि हम कभी गाँव नहीं गए। हमारे गांव से हमें कभी जोड़ा ही नहीं गया क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ पर शराब पीते थे। उनका स्क्वाटर कॉलोनी में प्लास्टिक का फैक्ट्री था, कंपनी था, और मेरी माँ के निधन के बाद मेरे पिताजी ज़्यादा ही पीने लग गए और उसके बाद में ये जो काम वाली लेके आए और सभी को ये बताया गया कि भाई की औरत है, और समय बीतने के बाद वो एकदम अचानक प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद आपको पता है, चाली के लोग पूछते हैं कि जब भाई गाँव में है तो ये बच्चा किसका है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये मेरे भाई की औरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पे अपने लिए लाया हूँ। किसी भी प्रकार की कोई शादी के डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है। ये उनकी, अब मुझे वो शब्द नहीं बोलना है जो आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मर्यादित हूँ, वो सम्मान करता हूँ उस महिला का जो मेरे पिताजी के साथ अपने नाम को जोड़ रही है। उनके वजह से उनको 3 पुत्र हुए। एक का नाम हम जानते थे संतोष, एक का नाम चेतन, और जो मानसिक विकलांग था, जो बीमार रहता था, उसका नाम प्रदीप था। और जो प्रदीप था उसे वाडिया हॉस्पिटल में हम सब लोग लेके जाया करते थे जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। वो कहते हैं कि वो हमारे साथ कभी रहे नहीं। आज अगर आप जानू कंपाउंड के मैं आपको 10 नाम गिना दूँ, आप उनके पूछेगा कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे पिताजी, संतोष, चेतन और ये प्रदीप, हम सब लोग एक ही साथ एक ही एरिया में बगल बगल में रहते थे। खाली मैं इनके घर में नहीं रहता था। मेरा घर मैंने अपने अनुसया सखाराम कोंडे जी को ही मेरे पिताजी ने मुझे सौंप दिया था। मेरा पढ़ाई लिखाई, आपके और भी भाई हैं कि केवल आप अकेले हो? अब मेरी जो बहन थी सुनीता हरिप्रसाद पांडे, उसका निधन हो चुका है। वो भी बीमारी की वजह से, मेरे पापा से पहले उनका देहांत हो चुका है। वो बीमार थी और उस वजह से अभी मैं अकेला बचा हूँ। 2004 में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। उससे पहले इनको 3 बच्चे थे, छोटे छोटे 3 बच्चे हो गए थे। और ये जो शीला देवी है वो उनको बहुत परेशान करती थी प्रॉपर्टी को लेकर, और उसी वजह से उन्होंने 2003 पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 2003 में इन्होंने मुझे एक एफिडेविट बना के दिया था मेरे पिताजी ने कि ये औरत भविष्य में तुमको परेशान कर सकती है, मैं आपके नाम पे ये पूरी प्रॉपर्टी करके रख रहा हूँ। मैं आपको दे दूंगा, उसकी कॉपी आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास है उपलब्ध। इसके बावजूद जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए 2004 में, इस महिला ने प्रॉपर्टी के लिए मुझे अपने पिताजी की अग्नि भी नहीं देने दी। कौन फिर अग्नि कौन दिया? उन्होंने ही अपने जो राजकुमार भाई, जिसे कहते हैं ना राजकुमार, जो अभी बच्चा बता रहे हैं, राजकुमार शीला देवी पांडे का भाई है। असली राजकुमार जो है
वो शीला देवी पांडे है, कौन है मुझे नहीं पता। वो जो महिला है जो अभी मेरे पिताजी का नाम जोड़ रही है, उनके सगे भाई का नाम राजकुमार है, और वो बड़ा था इनसे छोटा, मतलब शीला देवी से छोटा भाई था। जब मेरे पिताजी गिर गए पठानवाड़ी के सामने, उनको सर में बहुत बड़ी ठेस लग गई थी, मतलब यहाँ पे उनका बहुत ब्लड गया था। अच्छा एक बात बताइए तिवारी जी, आप एक समझे हुए और दुनिया देखी है आपने, कोई व्यक्ति अगर ठेस लग जाती, बहुत खून बहुत आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आप 1 किलो हल्दी उस पर थोपेंगे क्या? नहीं, उसको रात भर बांध के रखेंगे क्या? नहीं, पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे। उस औरत ने मेरे पिताजी का मर्डर किया है। मैं खुली तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, उनको 1 किलो हल्दी दबा के उनको पूरा रात भर उनको बांध के रखा। जब मेरे पिताजी सुबह चिल्लाने लग गए तो हम सारे लोगों ने मिलकर उनको वहाँ पे, हमारे यहाँ पे सावंत डॉक्टर थे, आज भी जिंदा है वो डॉक्टर सावंत, कुरार में त्रिवेणी नगर में उनका क्लिनिक है, कोकनीपाड़ा में उनका क्लिनिक है, उनके पास हम सुबह लेके गए, क्योंकि हम उस घर में नहीं रहते थे, हम पड़ोस में रहते थे, हमें कुछ भी जानकारी नहीं। जब पता चला तो हम दौड़ दौड़ के उनको दवाखाने लेके गए, और डॉक्टर सावंत का कहना ऐसा है कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, उनको हॉस्पिटल में लेके जाओ बड़े। उस समय पे केम हॉस्पिटल में हम उनको लेके गए, अच्छी ट्रीटमेंट नहीं कर पाए हम इस औरत की वजह से, और इस औरत की लापरवाही की वजह से मेरे पिताजी केम हॉस्पिटल में मर गए। मगर डॉक्टर रिपोर्ट में पांडे जी वो आया है क्या कि लगने से या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी एक्सपायर हुए ना, उससे बड़ा दुख मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट तो आज भी नहीं कर यस, मैं आपको बता दूं, जिस वो औरत ने मुझे अग्नि देने नहीं दी, आपको क्या लगता है वो मुझे पेपर लेने देगी? जिस वक्त मेरी पिताजी की वहाँ पे मौत हो रही है, वो औरत आके मेरे घर से, जो अनुसया सकाराम कुंडे, उनसे मेरे बर्थ सर्टिफिकेट, मेरे लिविंग सर्टिफिकेट, मेरा जो भी मेरे पेपर्स थे, जन्म का प्रमाण पत्र, मेरा राशन कार्ड, मेरा पेपर्स लेके चली गई, कह के ये कि मेरे उसके पिताजी को वहाँ पर वो पेपर दिखाना, तब जाके वो बॉडी देंगे। और उस औरत ने सारे पेपर लेके गई, आज तक वो सारे पेपर ओरिजिनल मुझसे छुपा बाकायदा दी है। ये सारी चीज़ें करने का मकसद उसका इतना ही पीछे था कि हमारे जो रूम थे पांडे प्लास्टिक चाल रूम में, वो सारे रूम हड़पने का काम ये शीला देवी पांडे ने जानू भोई नगर के मगन टाक और ये सारे लोगों से मिलकर, क्योंकि सोसाइटी जानू भोई नगर में यही प्रमोटर थे, और इनकी मेरी कभी नहीं जमी। मैं 2007 से बिल्डर के विरोध में काम कर रहा हूँ, जनता के लिए काम कर रहा हूँ, ये सारे लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। विकासक के ऊपर तमाम केसेस मैंने दर्ज कराए हैं, मेरे वजह से दर्ज कराए, और इनको एक मुद्दा मिल जाता है। और जिस नेता के बारे में आपने कहा, मुझे उसके बारे में बताना नहीं, क्योंकि उसका बेड़ा गर्द हो चुका है ना, उसका काम भगवान ने ही भारी कर दिया है। मुझे उसके बारे में क्या, क्योंकि कर्म पे भरोसा करता हूँ। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, एक लास्ट में बोल के जाता हूँ, उस फर्जी नेता को जीवन में पांडे की ज़रूरत लास्ट वक्त भी पड़ी, भले फर्जी पांडे, उसको साथ में बिठाना ही पड़ा, और पांडे के बिना उनका ज़िंदगी में गुजारा नहीं हो सकता, ये उन्होंने बता दी। आपके पास ऐसा कुछ जैसे कि आप कौन से हॉस्पिटल में आपका जन्म हुआ था, उसका डॉक्यूमेंट्स है, आपकी पढ़ाई, जिस तरह से एक सवालिया निशान यस एक सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि आप हिंदी मीडियम से, वो माता थी इसलिए हिंदी मीडियम में अगर पढ़ाना होता तो पढ़ा था, मगर मराठी भाषा में क्यों पढ़ाया गया इसका? देखिए, अनुसया सखाराम कोंडे का जो एक बेटा है, जिसका नाम नरेंद्र सखाराम कोंडे है, अनुसया सखाराम कोंडे का सगा बेटा, एक ही बेटा था उनको। उनके पिताजी का सखाराम कोंडे है। उनकी देहांत जानू भोई नगर की बावड़ी में गिर के हुई थी। या आप उनसे भी पूछ सकते हो, या अनुसया कोंडे से भी पूछ सकते हो, जिन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब एक परिवार, जो मराठी परिवार है, उसके साथ में कोई बचपन से रहेगा, तो वो गुजराती मीडियम में तो मुझे नहीं डालेंगे। उनको जो समझ में आया उन्होंने किया। अब मुझे तो नहीं मालूम था कि मुझे हिंदी मीडियम में जाना है, बंगाली मीडियम में जाना है, कि उर्दू मीडियम में जाना है, मैं तो छोटा था। अब पहली मीडियम में मुझे एडमिशन दिलाया गया, जिस भाषा में मुझे सिखाया गया मैं सीखा हूँ। अब ये गलती मेरी तो नहीं है ना तिवारी। कुमार पांडे कैसे बन गए? आपने एफिडेविट में दिया है कि जी, राजकुमार पांडे। एफिडेविट देने से पहले थोड़ा आता हूँ। उनका आरोप है कि 552 एनेक्चर नंबर, वो मैंने उनका हड़प किया है, मुझे घर मिला है। सबसे पहला इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ, 552 में कोई घर मुझे अभी असर से अलर्ट नहीं हुआ है। सबसे पहला खुलासा, मैं 2014 से, ये मेरा एग्रीमेंट नहीं है, ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स का एग्रीमेंट है, जिस पे मेरी फ़ोटो है। मैं थोड़ा एक बार नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए, इसमें मेरी फ़ोटो है। ये ओमकार बिल्डर का एग्रीमेंट है।
और ओमकार बिल्डर मुझे निरंतर इसका किराया दे रहा है। पिछले कुछ वर्ष से उन्होंने मुझे देना बंद कर दिया था। यस। मगर वो तो दावा किया, जैसे कि मैं सवाल कर रहा था कि जो उनकी माता है, राजकुमार की माता से उसका वो किराया, वो मैं आपसे डॉक्यूमेंट से ले लूंगा जी। अभी सब एक चीज डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा जी जी जी। तो उनका ये दावा है कि इसे पत्रकार बंधु से सभी, तो मेरा ही सवाल था कि आप इसको वो असेसमेंट टैक्स कौन भाड़ा किसने ले रहा, तो बोलते थे मेरे मांग ने ही ले रही है। तो आप इस पर आप थोड़ा सा बताइए कि क्या आपको भाड़ा मिला था क्या रूम से? तिवारी जी, मुझे अभी 20 दिन पहले भी ओमकार ने भाड़ा दिया। 20 दिन पहले की मैं आपको एक रिसीट बता दूंगा जिसमें ओमकार ने मुझे 1 लाख रुपया दिया है। अब जो व्यक्ति फर्जी है, जिसके पर एग्रीमेंट नहीं है, मुझे लगता है आपको बिल्डर भाड़ा देगा। आप खुद विकासक के पास है, इतने साल से आप अनुभवी हैं, कोई अपात्र व्यक्ति को भाड़ा देता है क्या? अगर उनके पास कोई 552 का एग्रीमेंट की कॉपी है तो आरोप बिल्डर पे लगना चाहिए कि मुझ पे? तो फॉर्जरी किसने की? SRA से मैं भाड़ा मांग रहा हूँ, फिर मुझे भाड़ा दे रहा है बिल्डर। तो SRA वाले मुझसे मिले हुए हैं क्या? मैं SRA को यही कहा जा रहा है कि आपने SRA डिपार्टमेंट को गुमराह किया, और गुमराह करके आपने एक एफिडेविट जो सबमिट किया उसमें दिखाया कि मैं ही राजेश पांडे हूँ और मैं ही राजकुमार पांडे हूँ जी जी। उसके आधार पर वो 552 का जो आप बात कर रहे हैं जी जी, तो साहब वो उसी का भाड़ा आपको मिलने लगा। और उसके बाद ये बात है, कागज मेरे पास भी है। 2000 कितनी में हुआ है? 2025? हाँ। 2025 की बात बता रहे हैं आप? हाँ। 2024 कब की बात बता रहे हैं? ये अभी वर्तमान समय में थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा होगा कि हाँ, मैं वही भाड़ा कब से मिल रहा है? मैं वही 2008 में बिल्डर आया और 2008 से मुझे भाड़ा मिल रहा है। 2010 से मुझे चेक चालू हो गए। पहले सभी लोगों को कैश देते थे, अब कैश का पुरावा तो मैं आपको नहीं दे सकता। मेरे पास चेक के पुरावे हैं 2010 से लेकर अभी लास्ट में 2025 चल रहा है। 12 दिसंबर के पहले का मेरे पास एक चेक ओमकार के बिल्डर, मतलब जो ओमकार ने नाम बदली किया अभी, नीरा है ना, उसका मुझे चेक ओमकार बिल्डर की तरफ से मिला हुआ है। अच्छा, 552 का आपको मिल रहा है ना? 552 का 552 जी जी। और एफिडेविट के मैं आपको बात बता दूँ, एफिडेविट का खुलासा कर दूँ। जो मेरे एडवोकेट है जिसके बारे में आपने पूछा, वो मेरे एडवोकेट चंद्र प्रकाश यादव जी हैं और उनके माध्यम से ही ये सारा SRA का काम हुआ है। और उन्होंने कायदे से जो भी किया है वो सही किया है। आपने बताया कि मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूँ कि शीला देवी पांडे को मैं 15 साल से नहीं मिल रहा था, मिसिंग था। अब एक बात बताइए तिवारी जी, आप मुझे 20 साल के बाद मिलोगे तो उससे पहले अगर जयेश पांडे या कोई आपसे पूछेगा कि राजेश पांडे से मिले क्या, उनसे कोई फ़ोन बातचीत वगैरह है क्या? 2004 से पिताजी एक्सपायर हुए। जो औरत 2004 से मेरे संपत्ति पे डोरे डाल के बैठी है, नागिन बन के बैठी है, उस औरत से मैं मिलना चाहूँगा क्या? वो औरत कहाँ रहती है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो मेरा घर का बात आ गया, विकासक ने ओमकार रिएटर्स और ये मगन टाक, उनको मैंने एक लेटर के माध्यम से एक निवेदन किया कि आप क्या जानते हैं कि शीला देवी हरिप्रसाद पांडे कहाँ रहते हैं? क्या आप उनके बारे में कुछ मुझे अवगत कराना चाहते हैं? क्या ये लोग कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने मुझे कोई भी जानकारी देने से मना किया। जब कोई जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं है, मैं उनके संपर्क में नहीं हूँ, तो मैं मिसिंग ही कहूँगा ना। तो मैंने मिसिंग कहा। और रही बात राजकुमार राजेश पांडे एक है, ये मैंने कभी नहीं कहा। वो एरर मिस्टेक हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। मैंने आज भी कहा कि मैं राजेश पांडे हूँ, मैं कल भी कहूँगा मैं राजेश पांडे हूँ, मैं परसों भी कहूँगा कि मैं राजेश हरिप्रसाद पांडे हूँ। मेरे दादाजी का नाम ज्वाला प्रसाद पांडे है। एक बहुत बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से और भी कहूँगा, मेरे पास पुरावे हैं। ये जो शीला देवी पांडे है ना, जो अभी हरिप्रसाद पांडे की पत्नी बता रही है, यही शीला देवी पांडे अपने आप को ज्वाला प्रसाद की पत्नी भी बता रही है एक जगह पे। ये है ऐसा आया, मगर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, उसको सुधार में कोड में गया है, उसकी भी कॉपी मेरे पास है। मानता हूँ मैंने, मानता हूँ, ये आपका जवाब भी दूंगा। अच्छा, कोई सुधार, कोई शिकायत के बाद करेगा कि पहले करेगा सर? मगर जब दीनानाथ तिवारी जी, आपका नाम मैं दीनानाथ तिवारी जी कहूँगा, हमेशा है ना। और मैंने एक शिकायत कर दी, दीनानाथ तिवारी जी नहीं है, दीनानाथ चौबे हैं। हाँ, और उसके बाद आप अगर बनाओगे एफिडेविट के मैं तिवारी नहीं चौबे हूँ,
तो इसका मतलब क्या होगा, मेरी शिकायत के बाद आपकी आंख खुली? नहीं होता है, हाँ। सुनिए, कभी कभी ऐसा भी होता कि अगर हमको कोई कोई अपनी कमी अगर नजर नहीं आई, नहीं। आपने ही बता दिया, अगर गया तो वहां पे जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप जानते हैं कि बिना पुरावा के आप चेंज हो नहीं सकता। जी। तो उन्होंने जब उन्होंने पुरावा दिया तभी तो चेंज करके। तो वही पुरावा मेरे टाइम पे क्यों नहीं आया? राजेश पांडे और राजकुमार प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकती है क्या? हाँ? एनेक्चर में राजकुमार पांडे की जगह राजेश पांडे मिस्टेक नहीं हो सकती है? ज्वाला प्रसाद मिस्टेक हो सकती है, राजकुमार पांडे राजेश पांडे मिस्टेक नहीं हो तो सकती है? आपने सुधार कराया कैसा? यस, मैं 2014 से आज तक फॉलोअप कर रहा हूँ। मेरे पास सारे पुरावे हैं कि एसआरए के सर्वे में उन्होंने गलत। जितनी देर मैं सवाल कर रहा हूँ सब पुरावा देंगे ना साहब? मैं आपको फोटो दूंगा। हाँ, फोटो ही हाँ पूरा। हाँ, मुझे और मतलब आपको मुझे एक देना ही पड़ेगा। आप मुझे एक एप्लीकेशन देंगे कि आपको पुरावा चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। नहीं। बाकी मैं आपको दिखा सकता हूँ, नहीं, जिस तरह से मैं क्योंकि बता रहा हूँ, थोड़ा एक मिनट, मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने पुलिस को भी एविडेंस दिए थे, पुलिस ने भी मेरे एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की है, इसीलिए मैं थोड़ा सा सतर्क रहना चाहता हूँ। मैं अपने पुरावे कोर्ट में साबित करूँगा, कोर्ट में दूंगा। राजेश पांडे अगर गुनाहगार है तो राजेश पांडे को सज़ा मिलनी चाहिए। राजेश पांडे के जो पिताजी के पुत्र हैं, मैं आज भी उनको भाई मानता हूँ, मेरे डीएनए एक है। उनको किसी नेता ने भड़काकर अपने स्वार्थ के लिए अगर इस्तेमाल किया है तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। मैंने कभी भी उनको बुरा नहीं बोला था, पर मैं इतना इरिटेट हो गया था कि मेरे मुंह से जाने अनजाने में गलती से कुछ निकल गया, तो मैंने अरुण गुप्ता चैनल के माध्यम से भी उनकी माफ़ी मांगी है। और मैं एक महिला का नहीं, वो मेरे पिताजी की वाइफ अपने आप को कहलाती है, उस नाते से आपके चैनल पर भी माफ़ी मांगता हूँ कान पकड़ के, क्योंकि गाली मैंने इसलिए दिया कि पुलिस को आगे कर करके मुझे मानसिक प्रताड़ना करना और अपने गोद में किसी को बिठा के मुझे राजनीतिक शिकार बनाना, ये उस डॉट व्यक्ति को शोभा नहीं देता था। और उस व्यक्ति ने ऐसा किया। और जब मेरी बेटी पर, मेरे बच्चों पर, मेरे कार्यकर्ताओं पर हमला होता है 7 जनवरी को, और उसके बाद मैं पुलिस के ऊपर मांग करता हूँ एफआईआर की, और पुलिस मुझे सांत्वना देती है कि विनोद मिश्रा को फ़ोन लगा के देती है, विनोद मिश्रा आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। विनोद मिश्रा ने मेरे से माफ़ी मांगी, मैंने भी उसको माफ़ कर दिया, उनकी मैंने माफ़ी मांगी, उन्होंने मेरी माफ़ी मांगी, ये विषय उधर ही ख़त्म हो गया था। हम रात को 12:30 बजे घर आ जाते हैं और फिर किसी मिनिस्टर का फ़ोन आता है, कुरार चौकी में मेरे खिलाफ फॉर्जरी का केस। अरे उसका स्टेटमेंट 2 महीने से चल रहा है, और इलेक्शन के टाइम पे क्यों एफआईआर? इलेक्शन के बाद भी कर सकते थे, पर इनको डर था अगर मैं रहता तो इनकी नैया पार हो जाती, ये पास हो जाते। पर पप्पू कैसे पास होगा? पप्पू को तो फेल ही होना था, पप्पू का नरक गर्द हो गया था। तो पप्पू, तुम्हारी तो टिकट कटने ही वाली थी, तो तुम्हारे लिए ये हनुमान जी का पंच है ना, राजेश पांडे ओरिजिनल ओजी, जो तुम्हारे साथ बैठा था 2014 में और लोगों के घर घर जाकर मैं तुम्हारे लिए प्रचार करता था, आज वही तुम्हारे खिलाफ उतर के अपने बच्चों को इलेक्शन में क्या खड़ा कर दिया। तुमको इतना दर्द हो गया कि तुम जाने अनजाने में मेरे साथ इतना पाप कर लोगे। तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने क्या नहीं छोड़ा मेरे लिए? मुझे तड़ीपार करवाया, मेरी बेटी पे एफआईआर किया तिवारी जी, मेरी वाइफ पे एफआईआर किया, मेरे बेटे पे एफआईआर किया, मुझ पर एफआईआर किया, मेरी जिस पालने पोसने वाली माँ को बुरा बोला, इसने एक को भी नहीं छोड़ा। ऐसा गंदा राजनीतिक शिकार कौन होता है? ऐसी गंदी राजनीति मैंने आपने कभी अपने जीवन में देखी है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी राजनीति आपने देखी कभी? अब ऐसे को क्या करना चाहिए? मतलब जिस तरह से आपके ऊपर ही सारे क्रिमिनल केस हो रहे हैं और धोखाधड़ी के कई केस आपके पास, कई कितने हैं बताइए, गिनाइए। बताइए मेरे को। जैसे 2 बताया गया, उसमें एक तो ये जो सामने अभी हुआ है हाँ, दूसरी बताइए ना। एक ही है मुझ पर, इसके पहले एक ही है मुझ पर, कोई केस नहीं है सर, मुझ पर धोखाधड़ी की कोई केस नहीं है। ये भी मिनिस्टर के दबाव में आकर विनोद मिश्रा ना नाम लेते हुए भी मैं नाम आ गया, क्योंकि मजबूरी हो गई मेरी, क्योंकि उन्होंने ही मुझ पर करवाई। ये पुलिस स्टेशन पे भी आप जाओगे तो वो भी बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं उसने मुझे जानबूझ के मुझे इस केस में फंसाया है। उन्होंने मुझे कहा कि 2005 में मुझ पर एफआईआर है, 2000 मतलब बहुत सारे पुराने एफआईआर है। आपको मैं मेरा रिकॉर्ड दे दूंगा कि विनोद मिश्रा और मोहित कंबोज जब भारतीय जनता पार्टी में मैं अपना पदाधिकारी बना, उसके बाद से ही मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड बना है। उससे पहले मुझ पर एक एनसी भी नहीं दर्ज है। सारे केसेस मुझे भारतीय जनता पार्टी की बदौलत आशीर्वाद के तौर पर मिली हैं। जब मैं मोहित के संबोज के था तो पहली बार पुलिस के साथ मारपीट, वो मनसे और बीजेपी का आपको पता होगा कि आपके अप्पा पाड़ा में हुआ था। मैंने पुलिस को बुलाया था, 100 नंबर पे कॉल करने वाला मैं, अयोध्या पाठक, राजहंस सिंह, जगदीश मिश्रा, ये सारे लोग उस समय पे मेरे साथ थे। एडवोकेट
विकास सिंह गौर, ये सारे लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के 500 लोग मेरे साथ थे। यहाँ पे हमारे अयोध्या पाठक, बबलू हवलदार यादव, ये सारे लोग थे। किस तरीके से क्या हुआ था ये पूरी कुरान ने देखा है। पत्थरबाजी हुई थी मनसे की तरफ से, हम पे भी हमला हुआ था, पुलिस को बुलाने वाला मैं, और ये सब भाग गए अपनी चोली के पीछे, और मुझे और रवि सदन गुप्ता को इन्होंने फंसा दिया। हमारे घर पे पुलिस आई, मेरी ज़िंदगी का पहला केस, भारतीय जनता पार्टी। अब उसी गुस्से में मैंने मोहित कंबोज जी को अपशब्द बोल दिया, उनके पास मेरा झगड़ा हो गया, मैं वहाँ से निकल गया। तो ये दूसरे ब्रह्मास्त्र आ गए मुझे गोद लेने के लिए। इन्होंने मुझे बोला मोहित ने तेरे साथ गलत किया, मेरा सीएम के साथ पहुँच है, इसके साथ पहुँच है। मैं तब झोपड़पट्टी जनता परिषद का मंडल का अध्यक्ष था। इसके वजह से ये जो नेता है जो अभी गांव बैठ के जाएगा थोड़े दिन के बाद, उसी के वजह से मेरा वो पोस्ट छीन लिया गया। उसके बाद इसने मुझे बोला कि सीएम के पास मेरी पकड़ है, मैं सारे तुम्हारे केसेस खर्च करा दूंगा। ये होते होते आप पता है लोग धरने पे बैठे थे यहाँ पर, ओमकार के धरने पे, जो बेघर लोग थे, है ना। इस वक्त विनोद मिश्रा नाम का नेता मेरे पास आता है, बोलता है तुम्हारे लोग हैं, समझाओ, हम उनको घर दिलाएंगे, मेरा सीएम तक पकड़ है, सबको घर दिलाऊंगा, मेरी मीटिंग कराओ। मैंने वहाँ पर लेके गया, सबसे मीटिंग कराई, फ़ोटो आज भी सोशल मीडिया पर है। लोग बोलते हैं हम वहाँ गए नहीं, मेरे पास आज भी फ़ोटो है। धरने वाले के पास आपके चैनल में बताया, मैंने सुना है कि हम कभी वहाँ गए ही नहीं। झूठा नेता, मक्कार नेता, फर्जी नेता, जो झूठ बोल पे ठोक के बोले, ऐसा बोलता है। उसके फ़ोटो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसने लोगों के साथ खेल कर जानबूझ के गोपाल शेट्टी को मुर्दा बनाया। गोपाल शेट्टी को भेजने वाला यही था। गोपाल शेट्टी को भेज के लोगों को गुमराह करके, गोपाल शेट्टी का माइंड डिस्टर्ब करके, गोपाल शेट्टी को यहाँ पे बलि का बकरा बना दिया। आज गोपाल शेट्टी की लोग गालियाँ देते हैं। 1 लाख में गोपाल शेट्टी जी का स्टेटमेंट है कि मैंने यहाँ पे 1 करोड़ रुपया दिलाया। अब 1 लाख का 100 लोगों को कितना होता है साहब? 1 करोड़ तो होता है ना। 1 लाख रुपए में लोगों को बर्बाद कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने। आज भी लोग बेघर घूम रहे। 2014 में इलेक्शन जीते, 17 में इलेक्शन जीते, 2026 में इलेक्शन हुआ, 5 साल बीतने के बाद 4 साल इनको कोविड ने सौगात दे दी। इस दौरान अगर एक भी व्यक्ति का इन्होंने भाड़ा दिलाया होगा तो आपके चैनल पर दिखाने बोलिए, मैं इनकी माफ़ी मांगूंगा। 9 साल में एक भी व्यक्ति का भाड़ा नहीं दिला पाए। ये 4-4 बार इन्होंने सवाल ली, लोगों को मूर्ख बनाया, अपने आगे पीछे दौड़ाया। ये सारी चीजें मुझे खलती थी। आपके ऊपर तो कई क्रिमिनल केस है, मीरा रोड का है, कहाँ मीरा रोड की बात बताता हूँ। मीरा रोड, उनके साथ जो लोग घूमते ना, वो मुझ पे मीरा रोड की केस के बारे में बताते हैं। लड़की की छेड़खानी मैं बता रहा, एक बताऊंगा तो आपके दर्शक सुनेंगे अच्छी तरीके से। मैं गलत होऊंगा तो एक बच्चे पूछिए। मीरा रोड की बात बताओ। पंकज बेदी करके, जिनके पास मैंने मीडिया का शिक्षण लिया, मेरे साथ सुभाष यादव जो हमारे यहाँ के पत्रकार भी हैं, जो प्रथम न्याय के संपादक हैं, बाजू की बिल्डिंग में रहते हैं, हम दोनों ने उसके पास सीखा। बहुत अच्छी चीज़ होती। पंकज बेदी गलत है ये सुभाष यादव को पता चल गया, मुझे नहीं पता चला। सुभाष यादव हमारे यहाँ से हट गए, और वहाँ के एक शिवसेना के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे मीरा रोड के, उनकी बीवी के बारे में गलत बिलत बोल के इन्होंने अपने पेपर में छापा। किसने? पेपर में पंकज बेदी ने। और हम लोग वहाँ पे एज ए स्टाफ, अभी दीनानाथ तिवारी जी, आप मेट्रो दिनांक लेते हैं, आपके बहुत सारे पत्रकार हैं, अलग अलग जगह पे घूमते हैं, हाँ, वो आपके ऑफिस में बैठे हैं। कोई आरोप आप पे लग गया और वो ऑफिस में वो बैठे हैं, तो वो आरोपी होंगे कि नहीं होंगे? वो सह आरोपी बन गए ना। तो उनके साथ बैठने के वजह से, उस कार्यालय में बैठने की वजह से पुलिस ने हम लोगों को भी साथ में लपेट दिया। वो मेरे जिंदगी की बहुत बड़ी। तो पांडे साहब, जब कोई खबर लिखी जाती है तो बाई लाइन जिसके ऊपर या संपादक के ऊपर ही केस होता है, या जो बाई लाइन न्यूज रहती है उसके ऊपर, तो उसमें आप बैठे थे, तो क्या उसमें उस समय वर्तमान समय में थे क्या? जो खबर लिखी थी संपादक महोदय, उस समय वर्तमान समय में थे क्या? जी, मैं खुली तौर पर मैंने पुलिस को भी स्टेटमेंट दिया उस वक्त पे कि मैं उस समय पे पंकज बेदी के यहाँ पे काम पे था। मैं वहाँ पे पत्रकारिता सीख रहा था। मुझे उन्होंने अपने यहाँ पे एज अ असिस्टेंट करके नौकरी पे रखा था, मुझे पगार दी जाती थी, और मैं वहाँ पे था। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं था। और हमें फंसाया गया झूठे केस में। उसमें से एक हमारे जो मित्र थे, जिनके ऊपर पहला आरोपी बनाए गए थे, वो उनकी बेचारे की बिना कुछ किए वो हम लोग मदद करने गए थे। और वो बताता हूँ मैं आपको, उस व्यक्ति का नाम है शैलेश पटेल, जिसके वजह से हम पर एफआईआर बनी थी। मैं आपको बता दूं, मेरे मित्र हैं, आज भी न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, और बहुत अच्छा उनका बहुत अच्छा काम है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं है। उसके बाद में कई बार मैंने उनकी मदद की है, उन्होंने मेरी मदद की है। आज हमारा भाई भाई का नाता है। जिस व्यक्ति ने मुझ पर एफआईआर किया है ना, वो मुझे भाई की तरह मानता है।
यही है फिर क्यों? बाद में हुआ ना, उनको पता चला ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उनको ही बताया। और उस वक्त घटना जब घटी थी ना, तो मैं मीरा रोड से मेरी बाइक पे उनको मलाड पे छोड़ा था। और रात भर में कैसा हुआ, नरेंद्र मेहता जी से मेरी उस समय बनती नहीं थी। और ये शिवसेना के जो पत्रकार थे ना, जिनकी वाइफ का मुझ पर ऐसा हुआ है, वो एक और केस मुझ पर दर्ज किया गया। मैं आपको 2 केसेस बताता हूँ। एक केस मुझ पर शैलेश पटेल पत्रकार ने पंकज बेदी से पैसे मांगने के किए, और जब मैं अरेस्ट था तो पुलिस से साठगांठ करके नरेंद्र मेहता ने एक दूसरा केस मुझ पर तभी के तभी किया कि पंकज बेदी को फंसाना था, तो दूसरा केस हम लोगों पे डाला। वो दोनों खंडनी वाले केस डाले, इसीलिए मुझ पर 2 केस है। और इस पर आज भी हमारी उनसे अच्छी बातचीत है। मेरे मित्र हैं वो, जो शैलेश पटेल है, उनकी तरफ से मुझ पर एफआईआर हुआ है। हम कोर्ट में चल रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। अभी तक कोई भी आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है। मुझ पर आरोप लगा है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ। क्वेश्चन है जी पांडे जी कि आपके मामा कौन है? आपका गांव, जैसे हमारा गांव है प्रयागराज है, प्रयागराज फिर गांव, कोर्ट, जिला, ये सब आपको आपके पिता थे, तो आपके पिता ने तो कुछ बताया होगा कि हमारा ये गांव है, ये जिला है, ये तहसील है, ये पोस्ट है, ये है, या आपको इसकी जानकारी है क्या? अठेरा गांव, इलाहाबाद, ठीक है, लालगंज, लालगंज नहीं, इलाहाबाद में लालगंज है, अठेरा। और रही बात, मैंने आपको अभी बताया कि मैं कभी गांव नहीं गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं बोलता कि मैं गांव 17 बार गया हूं, मुझे चाचा मामा सब जानते हैं। मैंने कभी, मेरे पिताजी ने हमें गांव नहीं लेके गए, मेरी बहन भी नहीं गई और मैं भी नहीं गया कभी। हमारा यहाँ पे पांडे प्लास्टिक चाल था, हम लोग यहीं पे अपना, मेरे पिताजी। क्वेश्चन ये है मेरा ये कि जी, आप अपना नाम के पीछे कब से पांडे लगाना शुरू, कौन से सन से लगाना शुरू कर? मुझे याद भी नहीं तब से, जब से मैं पैदा हुआ था। हॉस्पिटल वालों ने नाम डाला है मेरा, हॉस्पिटल वालों ने नाम डाला है मेरा। रानी को पहले ही बताया ना कि उस व्यक्ति ने, उस महिला ने मेरा कार्ड हॉस्पिटल का और मेरा जन्म प्रमाण पत्र, सारा चीज़ उसने, मेरे पिताजी एक्सपायर 2004 में हुए, तभी सब लेके भाग गई। अभी तक ये है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो पूरे दर्शक मेरे न्यूज जो देखे थे वो, और प्लस ये क्या कुछ करना चाहते हैं लास्ट में, थोड़ी सी आप बोले? सबसे पहले तो मैंने मांग की थी आपको कि आप मेरा पक्ष रखे और आप आए यहाँ पर, और आपने भी कहा था कि संपर्क हो नहीं पाया। कोई बात नहीं हुआ होगा शायद। मेरा कुछ दिन जब मैं डिस्टर्ब था, पुलिस मुझे ढूंढ रही थी, तो मेरा फ़ोन बंद हो सकता है। मैं ABA के लिए गया था, हाँ, उस वक्त आपने संपर्क किया होगा, तो हमसे संपर्क नहीं हो पाया। पर कुराड़ की जनता जानती है मुझे, मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, और मैंने क्या क्या किया ना, मुझे किसी को इसकी सबूत देना या सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अपनी नज़र में सही हूँ ना, तो मुझे दुनिया, आज लोग गांधी जी को भी गाली देते हैं, जिनके बिना किसी का कुछ नहीं चलता। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। और एक हमारे नेता का कहना था, जिस पेड़ में ज़्यादा फल आते हैं लोग उस पर पत्थर मारते हैं। तो फल तो आए हैं मुझ पर, पत्थर तो मारे गए हैं मुझ पर, तो इस पे और क्या प्रदर्शन किए? कुराड़ की जनता जानती है मेरे साथ अन्याय हुआ है। FIR हुआ है धोखाधड़ी का, तो क्या इसके लिए आपने कोर्ट में गए हैं? आपको गिरफ्तारी का मतलब आपको पुलिस खोज रही है या क्या? उस पर थोड़ा सा खुलासा कीजिए कि आप पुलिस गिरफ्तार किया कि नहीं किया, या क्या कर रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, और क्या चैलेंज करने वाले हो क्या? अगर 100% पुलिस ने 8 तारीख को सुबह 1:30 बजे, मतलब रात को 12:30 बजे से 1:30 बजे तक के FIR लॉन्च किया, और सुबह 9 बजे मेरे घर पे विदाउट किसी नोटिस, आप सोशल मीडिया पे मेरा वीडियो देखे होंगे, मैंने उनको घर के दरवाजे पे ही पूछा कि मेरे खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उसकी आपके पास कोई जानकारी या कोई पत्र, कोई नोटिस, कोई अपडेट्स मुझे आप देंगे या बताएंगे, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। पर पुलिस ने सत्ताधारी लोगों के दबाव में आकर मुझे अनलीगल घर में घुसकर मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं हमेशा मुंबई पुलिस का सम्मान करता हूं। अगर मुझ पर ऐसे कोई भी केस होती या मुझे उनकी जानकारी मिलती तो स्वयं चले जाता। मैं मुंबई जो सत्र न्यायालय है यहाँ पे डिंडोशी में सिविल कोर्ट है, वहाँ पर मैं गया हूँ और मैंने इसके खिलाफ चैलेंज किया है। मैंने ABA के लिए अप्लाई किया है और माननीय कोर्ट ने मुझे इतना रिस्पेक्ट किया है मेरा। मैं माननीय कोर्ट का भी धन्यवाद करूंगा हाथ जोड़कर। आपने मेरी बातों को सुना, मेरे वकीलों की बातों को सुना और मुझे 19 तारीख तक पुलिस प्रोटेक्शन देने का जो आपने निर्णय लिया उसके लिए मेरा पांडे परिवार, कुराड़ के लोग आपको धन्यवाद करेंगे मेरे माध्यम से, क्योंकि लोगों ने आपका स्वागत ही किया है कोर्ट का।
उस पर भी कुछ लोगों ने वित्ता डालने का कोशिश किया, वहाँ जाए कोर्ट को बताए, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, पर कोर्ट है, वहाँ पर जज बैठते हैं। जज ऐसे बैठते हैं कि जिनको पूरा जानकारी रहता है कौन फर्जी कौन सही। वहाँ पर हमारे जो वकील है उन्होंने जो डेबिट किया उस पर उन्होंने बताया कि इनका बेटा यहाँ पर इलेक्शन में खड़ा है, इसको इलेक्शन में हराने के लिए या उसको दबाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी फर्जीवाड़ा होता है तो उसमें सरकारी लोग कंप्लेंटर होते हैं, कोई व्यक्ति नहीं होता। मैं ऐसे कितने सारे लोगों का फर्जीवाड़ा निकाल चुका हूँ। मगन टाक नाम का व्यक्ति 3 महीना जेल यात्रा कर चुका है, एविडेंस के साथ सरकार ने कंप्लेंट की है। हमारे यहाँ पर मैं पिछले 10 साल से 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए दौड़ रहा हूँ। तो यहाँ के कुरार की जनता पुलिस बोल रहे हैं वो एसआरए अधिकारी आएंगे ना तब हम एफआईआर लेंगे। अब मेरे मैटर में कौन सा एफआईआर अधिकारी आया सर? आप जाके कुरार के सीनियर साहब से पूछेगा कि एसआरए के कौन से ऑफिसर आए थे जिन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कौन सा क्या अपडेट दिया है 8 तारीख को रात को 1:30 बजे से पहले, उसके बाद नहीं है, क्योंकि उसके बाद में सत्ता है, जोर है, ज़बरदस्ती है, कुछ भी करा सकते हो। पर 8 तारीख के पहले कौन सा सरकारी अधिकारी आकर मेरे खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहा था? मैंने इनका पूरा फर्जीवाड़ा बाहर निकाला है। मैंने शीला देवी हरिप्रसाद पांडे, शीला देवी ज्वाला प्रसाद पांडे, जिनको 2 घर फर्जी तरीके से मिले हैं, उसका जब एसआरए में 3 साल से फॉलोअप करके जब पर्दाफाश किया, उनका घर एसआरए ने सीज करने का जब ऑर्डर निकाला तब ये छटपटाए। उनका पंडित जी ये कहना है कि हाँ। मैं गांव गया था, भाड़े पे दे के गया था और पूजा पाठ में उसको टिकट भी उन्होंने जिस दिन कॉन्फ्रेंस था हम जाहिर कर रहे थे, हाँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास टिकट है जो मैं वहां गया था। ये तो जानबूझ कर हड़पने के लिए उन्होंने कंप्लेन करके वो चीज कराया और मुझे हियरिंग लगाया, हियरिंग में भी मेरा हो गया, अब मुझे मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं इतना बड़ा तो नहीं था ना, मेरे पास पावर थी कि मैं एसआरए को बोलूँ तुमको करना ही पड़ेगा, अब भी करना पड़ेगा। मैं इतनी तो ताकतवान नहीं था। एसआरए को मैंने 2020 से पत्र लिखा था, मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। एफआईआर में तो गुमराह आपको दिखाया गया ना, एफआईआर में तो गुमराह किया गया, उसके बाद मैंने इनका नाम डाला नहीं तो नहीं डाला। ऐसे एसआरए के अधिकारी ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें दिखाया कि मैं राजेश पांडे के दबाव में ये मैंने ये किया है ऐसा, और उसमें अच्छा एसआरए अधिकारी ने मेरे दबाव में किया है। हाँ, ऐसा बोला कि तो अच्छी बात है, मैं अपने आप को गुमराह किया आपने, गुमराह किया। हाँ, वो जो आपने एफिडेविट लेकर के गए और एफिडेविट की बात ही बाद में की है। अच्छा। एफिडेविट को तो खाली बहाना बनाया जा रहा है। अच्छा। इसके पहले का जो पूरा षड्यंत्र जो है ना, जो पूरा खेल है ना, इनकी फर्जीवाड़े को मैंने बाहर निकाला। शीला देवी हरिप्रसाद पांडे, शीला देवी ज्वाला प्रसाद पांडे, एक ही महिला, एक मैंने ये 2020 में खबर लगाई पेपर में, माँ बनी दादी। अब मैंने उसको अपना माँ मान लिया क्योंकि मेरे पिताजी की पत्नी अपने आप को कहेगी तो मेरी माँ तो होगी सौतेली। और हमारा कायदा क्या कहता है बता दूं? कायदा ये बोलता है पहली पत्नी का बच्चा अगर जिंदा है तो दूसरी पत्नी को कोई हक नहीं मिलता। ये कायदा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। मगर आप उनके मानस पुत्र, आप कई अखबार को चैनल में कह चुके हैं कि मैं गोद लिया हुआ पुत्र हूं और जो ओरिजिनल पुत्र है वो बाहर है, घर से बाहर थे। इस पर क्या कहना? बताता हूं। देखिए दीनानाथ तिवारी जी, मैं आपके घर पे आऊं, रहूं, मैं आपके साथ खाऊं पीऊं, ये आपका और मेरा प्रश्न है। इससे दुनिया को क्या लेना देना है? मैं आपके घर पे आता हूं तो मेरी भाभी माँ मुझे खिलाती है, पकौड़े खिलाती है, मुझे बेटा बोलती है, तो मैं क्या दीनानाथ तिवारी जी का बेटा हुआ दीनानाथ तिवारी जी का बेटा? मैं जाता हूँ किसी यादव के घर पे जाता हूँ, यादव की माँ मेरे को बोलती है अरे बेटा कैसा है तू आ। मैं किसी मिस्त्री गुजराती परिवार में जाता हूँ, अरे बेटा तू कैसा है। मतलब मैं तिवारी भी हो गया, मैं यादव भी हो गया, मैं जादव भी हो गया। मतलब मेरे माँ बाप क्या बदलते रहेंगे? ये तो किसी का स्वयं स्वतंत्रता है ना, मैं किसके साथ रहूँ किसके पास नहीं जाऊँ। आप तो मेरी आज़ादी भी छीन रहे हो। आप मेरे को इतना परेशान कर रहे हो कि मैं किसी के साथ बात भी नहीं करूँ, मैं किसी को बाप भी नहीं बोलूँ, मैं किसी को भाई भी नहीं बोलूँ। आप हमारे संस्कार है कि हम अपने से बड़े व्यक्ति को अंकल, चाचा, दादा, पापा बोलते हैं। मैं तो आपको बड़ी अपने पिता समान मानता हूँ। मेरा एक ही बात है कि आप सोसाइटी वालों को सबको कंप्लेन करते हैं, बार बार पूरा बिल्डर को आप खिलाफ कंप्लेन करते हैं, सोसाइटी के लिए पूरा सोसाइटी बिल्डर आपके क्यों अगेंस्ट में है? केवल एक सब के खिलाफ आप सोशल मीडिया पर कंप्लेन करते हैं, गाली देते हैं, ऐसा आरोप है, इस पर क्यों है? कब मैंने किसी को गाली नहीं दी है? जब मुझे कोई बिना कारण नाहक परेशान करने आएगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही पर्याय है। मेरे पास 2 रुपये का पेन, 1 रुपये का कागज़, 2 रुपये का जेरोक्स
मेरे पास 5 रुपए के अलावा मेरे पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है। सोसाइटी का क्या लेना देना? सोसाइटी को आप क्यों परेशान करते हैं? कौन सी सोसाइटी? कौन कौन सी? कौन सी? जो सोसाइटी के लोग हैं, आपका जो बात है, अगर वो आपको माइकी नहीं दे रहे हैं, जो लीगल में नहीं आता, तो उसके बाद उनके साथ में आपको नोक-झोंक मगन टाक को मैं अच्छा मानता था, अब अच्छा नहीं मानता, क्योंकि मगन टाक ने खुद के ही फर्जीवाड़ा करके 16-17 रूम फर्जी तरीके से उसने पात्र कराए, उसी वजह से वो जेल यात्रा काट चुका है ना। और मगन टाक को मैं बार बार लिखित में पत्र लिखता था, मेरे नाम का जो गलत हुआ है राजकुमार एनेक्चर में आपके वजह से हुआ है, उसको आप बदल के दीजिए। तो मगन टाक बोलता था मैं चीफ प्रमोटर नहीं हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं हूँ सोसाइटी में, आप मेरे पास क्यों आते हो। तो मगन टाक को मैंने लास्ट टाइम पे एक पत्र लिखा था, जिसमें मुझे आप बताइए कि शीला देवी हरिप्रसाद पांडे है कि शीला देवी ज्वाला प्रसाद पांडे है। तो मगन टाक ने ही मुझे ये जानकारी दी थी कि इसने ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार किया है, आप पांडे जी इनके खिलाफ जाओगे ना तो आपको न्याय मिलेगा। ये मुझे मार्गदर्शन करने वाले मगन टाक है। अब जब मैंने तो छुपाया नहीं, मुझे किसी ने बोला ये SRA की ये जो जानकारी है एनेक्चर आपने किसने दिया, तो मैंने बोला देखो मैंने मगन टाक को लेटर दिया था और मगन टाक ने मुझे ये माहिती दी। इसी तरीके से मैंने यहाँ का जो जिस बिल्डिंग में आप खड़ा हो C1 में, उस पर 1512 का एक फर्जीवाड़ा था, जो मेरे पिताजी 2004 में एक्सपायर हुए और 2015 में किसी को अलॉटमेंट हो गया। तो मैंने पूछा कि भाई मेरे पिताजी तो 4 में एक्सपायर हुए, उनके घर का 2015 में कैसे अलॉटमेंट हुआ? मेरे पिताजी आए थे क्या ऊपर से साइन करने के लिए, क्या ऐसा कुछ है क्या? तो जिस महिला को मेरे पिताजी की पत्नी कहा जाता है, उनको खुद को भी नहीं पता था कि 1512 नाम का कोई घर बिल्डर ने किसी और को बेच दिया। इसका खुलासा भी मैंने ही किया। अगर वो अपने बच्चों को मानते हैं, वो श्री राम जी के वहाँ पर गए थे, अयोध्या मंदिर में गए थे, श्री राम जी की कसम खा के आप एक बार उनसे वापस पूछेगा कि 1512 के बारे में उनको कुछ जानकारी है। वही जो मेरे पिताजी की जो स्वयं घोषित पत्नी शीला देवी हरिप्रसाद पांडे, उनके बेटे जो फर्जी राजकुमार पांडे, मैं राजकुमार पांडे उनके जो शीला देवी के भाई है ना, उनका भी आप आधार कार्ड मंगा लेना, उनका भी नाम राजकुमार है। और एक आपको बहुत बड़ी बात बता दूं, उन्होंने आपके चैनल से बात बताया कि मैं जब 26 साल का था तब मैंने क्यों नहीं लड़ा, है ना। ये बात मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना था कि जब इतना मैच्योर था तो मैंने क्यों नहीं लड़ा, आज मैं क्यों लड़ रहा हूँ। मैं जब 13 साल के वो लोग छोटे थे, है ना। अब 2014 में जो व्यक्ति 13 साल का है, वो मैं आपको पूछता हूँ कायदे से वो पात्र है क्या? 2095 में जिसको 18 साल पूरा होता है, ऐसे एनेक्चर उसी का पात्र होता है ना, नाम लिखाते ना। और जो 13 साल का था उसका नाम कैसे एनेक्चर में चला गया? आपने लाइट का बिल कैसे चेंज करा दिया? मैंने कोई भी प्रकार का कुछ भी लाइट बिल नहीं चेंज कराया। आपके पास अगर कोई पुरावे हो तो ऑथेंटिक बात कीजिए। मेरे पिताजी हरिप्रसाद H पांडे के नाम पे लाइट बिल 90-86 से लेकर है और उनकी सौगात है, मैं उनका बेटा हूँ, मेरे पास सारे पेपर्स हैं। मेरे पिताजी पे कितने केसेस हुए उनको पता है क्या? जरा पूछिए, ओरिजिनल बेटे को ही मालूम होगा ना कितने कौन सी प्रॉपर्टी के केसेस है। मेरे पास पेपर है। अब वो अपने आप को ओरिजिनल कहे तो बताइए आपके चैनल के कि उनके पिताजी पे कौन से केस कौन से कोर्ट में चल रहे हैं, उनको नहीं पता होगा। मेरे पिताजी ने किससे प्रॉपर्टी ली है, खरीदी है, उसकी भाड़ा पावती उनके पास है क्या? यहाँ पर गणेश सेवा मंडल एक बहुत बड़ी योजना थी जो दशरथ कदम की पत्नी प्रियवंता दशरथ कदम जब यहाँ पे नगर सेविका थी हमारे बचपन में, उन्होंने गणेश पंप सेवा मंडल यहाँ पे डाला था। जानू कंपाउंड का हमारा 7वें माले पर हमारा डोंगर था। यहाँ पर हमारे यहाँ पे पानी नहीं आता था। हाँ, वो इसमें भी बोला कि आप वहाँ पे पानी का वो फर्जी आपने वो यस कैसे मालूम, सर्टिफिकेट आप लगाया है, कैसे मालूम है? कैसे मालूम है तिवारी जी? 200 रुपया, जब उस समय 200 रुपया की अहमियत होती है। ये 210 रुपया आदमी 84 में पगार हुआ करता था। मैं आपको बताना कैसे आपको 200 रुपया 500 रुपया कैसे? यस, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर ना जानू कंपाउंड के किसी भी व्यक्ति को, मुझे नहीं, जानू कंपाउंड के किसी भी व्यक्ति को आप पूछेंगे तो वो 1 टाइम मेंबरशिप का पैसा था। एक बार, क्योंकि इतनी बड़ी काम करनी है, गणेश पे वो पंप चलाना है, बड़े बड़े पाइप लगाना है, मोटर लगाना है, बहुत बड़ा खर्चा है, तो सभी लोगों से कंट्रीब्यूशन निकाला था। मेरे था प्रियवंता दशरथ कदम से जाके पूछेगा ये बात। लेटर है मेरे पास। हाँ, तो वो 1 टाइम डोनेशन था। उन्होंने अपना महानगर पालिका का भी नहीं, तो पैसा आया कहाँ से? हाँ, आप तो कमाते भी नहीं थे, बहुत छोटे थे, नाबालिग मेरे थे, पिताजी मरे नहीं थे तब।
मेरे पिताजी जिंदा थे, हमारे पांडे प्लास्टिक चाल थी। और मेरी नहीं, मेरी बहन जो सुनीता हरिप्रसाद पांडे है ना, 2 घर थे हमारे नाम पे, एक मेरे नाम पे, एक मेरी बहन के नाम पे, वो दोनों की पावती मेरे पास उपलब्ध है। अब अगर मैं नया होता तो आरोपी में उनको भी बनाओ ना। मुझे अगर किसी ने फर्जी दिया है तो आरोपी उनको भी बनाओ, प्रियवंदत अक्षत कदम को बनाओ, गणेश फर्म सेवा को बनाओ, अजीत दादा रावरानी को बनाओ, जितने भी मेरे पास कागज है एसआरए को बनाओ, बिल्डर को बनाओ, सिर्फ मुझे क्यों बनाया? नगर सेवक ने भी एक आप वहाँ पे बनाए, वहाँ पे कई मैं उसका खुलासा करता हूँ। का भी एक सर्टिफिकेट आपने लड़कों को लगा के दिया है। आपको पता होगा कि जब आधार कार्ड बनाने की नौबत आई थी, सभी को आधार कार्ड बनाना, हमारे माननीय मोदी जी ने बनाया था कि सबको आधार कार्ड बनाना है। तो अगर किसी के पास मेरा जन्म प्रमाण पत्र और कार्ड तो लेके फरार है कुछ लोग, है ना, वो मुझे दे नहीं रहे, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, आमदार या नगर सेवक। इनका कार्ड चलता था, आप मानते हो ये बात को, उनका प्रमाण पत्र चलता था। और अजीत दादा रावरानी क्या मेरे सगे लगे कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है ना। और अजीत दादा ने सिर्फ मुझे इसीलिए वो प्रमाण पत्र दिया कि वो मुझे जानते थे, मैं यहाँ का वास्तव है। मुझे उन्होंने मेरा सारे पेपर देखे, मेरे स्कूल के देखे, उन्होंने सारा पेपर चेक करके मुझे वो प्रमाण पत्र दिया कि ये व्यक्ति पिछले 5 साल से यहाँ रहता है, इसका ये वास्तव्य है, वास्तव्य का दाखला जीव। और ये कोई कोर्ट में ठोकने के लिए मैंने नहीं लगाया है। एक नगर सेवक को अपने यहाँ के उम्मीदवार के बारे में, मेरा वोटर आईडी 2000 मतलब 4 से पहले का वोटर आईडी है मेरा, और बिना वोटर आईडी के कोई प्रमाण पत्र तो देता नहीं है। कुछ ना कुछ तो लिया होगा ना मुझसे, और मैं बताऊंगा किसको पूछना है। वो खाली फोकट कैसे मानो, राजनीति के चक्कर में किसी को बर्बाद करना, किसी को गुमराह करना, किसी को गलत बोलना, ये उस नेता का काम था। ये उस बच्चे को नहीं मालूम है, वो जो अपने आप को राजकुमार बोल रहे हैं ना, उसको नहीं मालूम है उसके साथ कैसा गेम कर दिया, उसको राजनीतिक शिकार बना दिया। मैं आज भी उनका अच्छा चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे पिताजी की वंश है, उनका अंश है। मैं कभी उनके बारे में बुरा नहीं बोलूँगा। जब ये नोटिस निकली ना उनका घर सीज करने की, तब मेरे एक मित्र हैं एडवोकेट, आपने तो कंप्लेन किया था ना, बता रहा हूँ। कंप्लेन करने की वजह है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना था ना। जब मैं उनको जानता ही नहीं तो पहुँचूंगा कैसे? मुझे तो लगा कि ये लोग है नहीं और इनके नाम पे कोई दूसरा ही मजा मार रहा है, बिल्डर के लोग इसके घर के कब्जे में लेके रह रहे हैं। तो मुझे तो ये पता चल रहा है ना कि भाई ये लोग जिंदा है, कहाँ है, तो मैं कंप्लेन करूँगा तभी तो ये लोग ऐसे बाहर आएंगे। तो मैंने उनको पता करने के लिए सब ये कुछ किया कि वो तो कम से कम आए, क्योंकि ये B1 में 212 में भी कोई और रहता था, और मैंने जब विजिट कराई 1512 में भी कोई और रहता था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, SRA का लेटर बोल रहा है। और मैं इतना बलवंतशाली नहीं हूँ कि मैं किसी को पैसा दे के या दबा के मैं SRA से लिखवा के लूँ कि भाई तुम लिखो, मैं उनके ऊपर कोई बंदूक। अगर आपने जो ये मैटर मतलब जो हमारे बाइट दिए हैं, एक लास्ट था बात ये मैंने ये बात प्रकाशित करूंगा, उसके बावजूद भी अगर पक्ष उन्होंने रखना चाहा तो उनका भी पक्ष लेकर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, और मेरे को एक ही नेता पे भरोसा है अभी, एकनाथ शिंदे साहब, है ना। और नाथांचा नाथ आहे। आणि खरंच सांगतो मी दादा, तुम्ही मला तडीपारीमध्ये पण मदत केली, माझी तडीपारी होती तेव्हा मला तुम्ही मदत केली आहे। तर मला माहिती आहे की मी पांडे काय करतो काय नाही करतो, तुमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना माहिती आहे। मी मनसे राज ठाकरे यांच्याकडे पण मी निवेदन करतो, राज ठाकरे साहेब तुम्हाला मी हात जोडून मदत मागतोय। माझ्या पक्षाच्या आता जे मी बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती मैडमना पण मी बोलतो, मायावती जी आप ये सारे चीज़ों का एक बड़ा सा एक पैनल खड़ा करके इसकी पूरी कठोर जांच हो, इसके ऊपर एक कमेटी बैठे। ऐसे मैं मांग करता हूँ, इसमें जो भी फर्जीवाड़ा जिसने भी किया है, मैंने किया तो मुझे सज़ा मिलना चाहिए, मुझे फंसाने वाले को भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ों की मांग करता हूँ। मेरे सारे पेपर 100% ओके है, मैंने किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार गलत काम नहीं किया है। बस यही करता हूँ कि मैं लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर 552 के बारे में बोलता तो बिल्डर मुझे चेक नहीं देता, रेंट नहीं देता। SRA में मैं पिछले इतने वर्षों का मेरा भाड़ा लिखित में नहीं मांगता, मैं वही बंदूक रख के ही बोलता SRA को। जो आदमी मेरे खिलाफ मेरे बोलने पे अगर किसी की नोटिस निकाल सकता है तो मुझे भाड़ा नहीं दे सकता है। बिल्डर के खिलाफ मैंने शिकायतें की है पुलिस स्टेशन में, वो सारे पेपर्स मेरे साथ है। अब इसी है कि इनकी नैया पार हो रही थी, इनका घर ब्लॉक हो रहा था, इनका झूठा पकड़ा जा रहा था, इनके लोगों का काला कारनामा बाहर रह रहा था।
तो मुझे दबाकर, मुझे यहाँ से भगाकर, मुझ पर झूठे झूठे केसेस कर मुझे दबाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। मैं आपके चैनल से मांग करता हूं और आपका भी पूरे एक बार धन्यवाद करता हूं कि आपने इस पूरे पक्ष को, मैं आपको यही कहूँगा कि आप ये पूरा प्रकाशित करिए, इसमें से कोई भी चीज़ आप काटिएगा नहीं। मैं आपसे निवेदन करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।